हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। चलिए, फर्स्ट क्लास ही रहना चाहिए। मैं भी बहुत फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, अब अपने रिवीजन लेक्चर के सफर को आगे बढ़ाते हुए हम निकल लेते हैं रिवीजन लेक्चर नंबर 3 की तरफ। ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आपको उनका आंसर कैसे समझना है। मैं आपको छोटी सी एक टिप देना चाहूंगा। जब भी आप क्वेश्चन रीड करें एग्जाम में, कभी भी कहीं पर भी, आप मिनिमम 2 टाइम्स को क्वेश्चन रीड कीजिएगा। कितना टाइम? मिनिमम 2 टाइम्स। अगर आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो यस, वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। सो आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। कंटेंट आपको आता होगा 100%, आई कैन गारंटी यू। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे बच्चों, तो आप आंसर भी गलत लिख कर आएंगे। क्वेश्चन को इंटरप्रेट ढंग से नहीं किया तो यस, आंसर भी गलत इंटरप्रेट होगा तो यस, समस्या बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी और आपके मार्क्स वहां पर कट हो जाएगी। तो इसके लिए आप प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है एग्जाम में या टेस्ट में, जो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, आप उसको मिनिमम 2 टाइम्स रीड कीजिएगा आराम आराम से। वंस यू गेट द क्वेश्चंस, देन श्योरली द आंसर विल बी देयर 100%, नो इश्यू। क्लियर? चलिए, कुछ क्वेश्चंस पर हम चर्चा कर रहे थे, लास्ट क्लास में भी किया था और आज भी चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं और आपको साथ साथ उस क्वेश्चन भी करवा देता हूं। सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी में मेंबर्स हैं बच्चों 225। उस कंपनी में मेंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन उस 225 मेंबर्स में जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। कुछ है हमारे एक्स एम्प्लॉय हैं उस 225 मेंबर्स में। वो एक्स एम्प्लॉय है कितने? वो एक्स एम्प्लॉय है बच्चों आपके 20 मेंबर्स आपके एक्स एम्प्लॉय हैं। एंड कुछ एम्प्लॉय है आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय। वो कितने? आपके 10 एम्प्लॉयज आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय। 225 मेंबर्स का क्वेश्चन है और 20 मेंबर्स जो है वो कौन से हैं? 20 मेंबर्स आपके पास्ट एम्प्लॉय हैं और 10 मेंबर्स आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं। छोटा सा क्वेश्चन ये है, क्योंकि मेंबर जो है 225 है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो क्या इस कंपनी को लिमिटेड कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करा लेना चाहिए? बिकॉज मेंबर्स की जो नंबर्स हैं वो एक्सीड कर गए हैं 200 से। बिकॉज कंसेप्ट क्या कहता है आपका? प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट कहता है कि मेंबर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 to 200 मेंबर्स कंपनी में होने चाहिए। लेकिन अब मेंबर्स हो रहे हैं 225। तो सिंपल क्वेश्चन, क्या कंपनी को कन्वर्ट करा लेना चाहिए अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड में? आंसर बताइए प्लीज। जस्ट थिंक वंस, देन वी विल कम टू द आंसर। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, दोबारा से सुनिएगा। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, 225 मेंबर्स हैं टोटल। लेकिन उन मेंबर्स में जो मेंबर्स की काउंटिंग है, उस मेंबर्स में एक्स एम्प्लॉय भी हैं कंपनी के 20 मेंबर्स और प्रेजेंट एम्प्लॉय भी हैं कंपनी के 10 मेंबर्स। क्लियर? चलिए, आंसर प्लीज। चलिए बच्चों, मैं क्लियर कर देता हूं, आप वेरीफाई कर लेना साथ साथ कि क्या चीज है। यस, अपना कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 प्राइवेट कंपनी का ये जो है वो क्या कहता है? मेंबर कितने होने चाहिए? 2 to 200 होने चाहिए। लेकिन 200 की काउंटिंग करते समय हम किस किस मेंबर को काउंट नहीं करेंगे? कुछ याद है क्या? हम एक तो एक्स एम्प्लॉय को काउंट नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे? एक्स एम्प्लॉय को काउंट नहीं करेंगे। साथ साथ हम किसको काउंट नहीं करेंगे? प्रेजेंट एम्प्लॉय को काउंट नहीं करेंगे। एक तो एक्स एम्प्लॉय प्लस में प्रेजेंट एम्प्लॉय को हम काउंट नहीं करेंगे। जब इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब
जो मेंबर्स की काउंटिंग हम लोग करेंगे, अगर उसमें ये मेंबर इंक्लूड होंगे तो क्या हमें उन्हें एक्सक्लूड कर देना चाहिए? आंसर इज यस, हमें उनको एक्सक्लूड कर दिया जाना चाहिए। चलिए अब आपके क्वेश्चंस पर आते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 225, यस। प्रेजेंट एम्प्लॉय एंड पास्ट एम्प्लॉय, देयर वाज 30 एम्प्लॉयज, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हुआ? 195। 195 members. Are they exceeding the limit of 200? Answer is no. So, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनी रहना चाहती है तो रह सकती है क्या? आंसर इज यस, 100% यस। कंपनी को कोई इश्यू नहीं है क्योंकि मेंबर्स की जो नंबर है वो लेस देन 200 ही है। इवन इट इज अप टू 200 तब भी कंपनी को कन्वर्जन का कोई सीन नहीं बनता है। क्लियर? चलिए ओके डन। चलिए नेक्स्ट आप चलते हैं, कुछ टॉपिक और पढ़ लेते हैं। चलिए आ जाओ बच्चों फटाफट से, क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्लास में हमने किया था पास्ट पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ये सब अपन कर चुके हैं। कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए थे वो स्मॉल कंपनी के, क्लियर, और कुछ ओपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किया था। चलिए अब पढ़ते हैं एक नई कंपनी जिसका नाम है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी, इसका नाम है एसोसिएट कंपनी। ये क्या होती है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एसोसिएट कंपनी क्या चीज कहलाती है? एसोसिएट कंपनी का क्या मतलब होता है? पहली बात तो एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब एक कंपनी किसी के साथ एसोसिएट है। जैसे हम और हमारे फ्रेंड एक दूसरे के साथ हम लोग एसोसिएट हैं, वैसे ही कोई कंपनी भी किसी के साथ एसोसिएट हो सकती है। लेकिन वो एसोसिएट कंपनी किस टर्म में ली जानी चाहिए? चलिए एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरी लाइफ के कुछ डिसीजंस हैं, वो जो मेरे डिसीजंस हैं, मेरे 100% डिसीजंस में 20% डिसीजंस जो है वो मेरा फ्रेंड है मिस्टर राम, वो लेता है, उसकी तरफ से ले जाता है कि अगर वो कहता है ये सही है तो मैं मान लेता हूं, वो कहता है ये गलत है तो भी मैं मान लेता हूं। दैट्स ऑल। मेरी लाइफ के जितने भी डिसीजन है 100% डिसीजंस हैं जो, उसमें से 20%, मिनिमम 20% डिसीजंस जो इन्फ्लुएंस्ड होता हूं मैं मिस्टर राम से होता हूं। क्लियर? मिनिमम 20, जितना चलता रहे आगे भी चल सकता हूं, यस। मैक्सिमम कितने तक जा सकता हूं? 50% तक जा सकता हूं। 50% तक का क्राइटेरिया आपका एसोसिएट कंपनी तक का रहेगा। 50% से अबव जाते ही आपका क्राइटेरिया होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं मेरी लाइफ के जैसे डिसीजन, मैंने बोला कितने डिसीजन? मिनिमम 20% डिसीजन किसी और से इन्फ्लुएंस है। तो वो कोई और पर्सन क्या है? मिस्टर राम क्या है? मिस्टर राम एसोसिएट पर्सन इन माई लाइफ। मिस्टर राम इज एन एसोसिएट पर्सन इन माई लाइफ। इसी प्रकार से एसोसिएट कंपनी भी होती है, उसको हम ढंग से समझते हैं। एसोसिएट कंपनी का क्या मतलब है, क्या कहते हैं? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। अनदर कंपनी अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, जस्ट एक बार रीड करते हैं फिर चलते हैं। In relation to another company means a company in which that other company, जैसे मेरी लाइफ में राम, मेरी लाइफ में राम जो क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो दूसरी कंपनी को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी नहीं है, मतलब मोर देन 50% नहीं है। अगर मोर देन 50% है तो यस, रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडरी एंड होल्डिंग विल बी देयर। Having such influence and includes a joint venture company. Joint venture company भी इसमें शामिल है। इसी डेफिनेशन को भी मैं आपको क्लियर करता हूं, 2 मिनट रुकिएगा प्लीज। एक्सप्लेनेशन क्या था इस क्लॉज के लिए? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब माना गया एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। यहां पर अच्छा देखो बच्चों, एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर की बात की गई है। और क्या करें? एक्सप्रेशन
Joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have right to the net asset of the arrangement. क्लियर कि जॉइंट वेंचर में उनका इकट्ठा एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक एग्रीमेंट रहता है, उसके हिसाब से वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन कितना? मिनिमम 20%, मिनिमम 20%। नीचे जो टर्म दिया हुआ है आपको बच्चों, ये आप कट कर दीजिएगा, ये आपके लिए अब इररिलेवेंट है, अमेंडेड हो चुका है यहाँ पर ऑलरेडी, ये लास्ट से ही आया हुआ है, तो इसको हटाया नहीं गया है। चलिए अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट। कहते हैं एक कंपनी है, कैसी? एसोसिएट कंपनी। और एसोसिएट कंपनी के बारे में अभी आपको बताया क्या होना चाहिए? एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब वो कंपनी इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा, एक कंपनी है एच लिमिटेड, एक कंपनी है पी लिमिटेड। एच कंपनी के 100% डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं, ये 100% डिसीजन जो है पी लिमिटेड मिनिमम 20% इन्फ्लुएंस इसमें रखता है। मतलब एच लिमिटेड के जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे उसमें पी लिमिटेड का 20% वोटिंग पावर रहता है कि यस मिनिमम 20% का क्राइटेरिया इसका रहता है। किसका? पी लिमिटेड का मिनिमम 20, और 20 से लेकर 50% तक जा सकता है। 50% से अबव होते ही तो ये सब्सिडी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहे जी एच लिमिटेड है, उसके मिनिमम 20% डिसीजन किससे इन्फ्लुएंस है? पी लिमिटेड से इन्फ्लुएंस है, 100% इन्फ्लुएंस है। Then P Limited will be called as एसोसिएट कंपनी। P लिमिटेड को क्या माना जाएगा? P लिमिटेड को बच्चों एसोसिएट कंपनी कंसीडर किया जाना चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपको बताया। इन्फ्लुएंस का मतलब है यस ये कंपनी एच लिमिटेड पी लिमिटेड से इन्फ्लुएंस होती है। मिनिमम क्राइटेरिया फिर बता रहा हूं, 20% का मिनिमम क्राइटेरिया। 20% से कम है, अगर 90% है तो क्या डिसीजन को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। देन देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएट कंपनी। मिनिमम 20 होगा और मैक्सिमम 50 तक जाएगा। देन देयर विल बी रिलेशन ऑफ एसोसिएट कंपनी। 50 से अबव हो जाएगा, मोर देन 50 हो जाएगा, देन देयर विल बी रिलेशन ऑफ सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी। क्लियर? चलिए आ जाओ फटाफट पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहता है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी, चलिए डन, आप लोग पढ़ चुके हैं। और वोटिंग पावर मैंने आपको लास्ट क्लास में होल्डिंग सब्सिडरी का जब कंसेप्ट आपको क्लियर किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि वोटिंग पावर क्या होती है। क्लियर? जितना भी वोट देने का राइट है उसका मिनिमम 20% वोटिंग पावर जो है किसके पास है? पी लिमिटेड के पास है। अगर 20 से 50% के बीच में क्राइटेरिया अगर पी लिमिटेड के पास है, देन पी लिमिटेड विल बी कॉल्ड एज एसोसिएट कंपनी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल लिस्टेड कंपनी। अब ये क्या होती है बच्चों? लिस्टेड कंपनी एज पर सेक्शन 252। लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। क्या होती है? एज द डेफिनेशन गिवन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 252, कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? सिक्योरिटी लिस्टेड है। सिक्योरिटी की बात कर, शेयर्स की नहीं।
सिक्योरिटी इंक्लूड्स, लिख लेना बच्चों प्लीज, नोट डाउन। सिक्योरिटी इंक्लूड्स शेयर्स, सिक्योरिटीज इंक्लूड्स शेयर्स, डिवेंचर्स, bonds, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, वारंट एंड स्क्रिप। ये सारी चीजें आपकी सिक्योरिटीज में आती हैं। इनमें से कह रहे हैं कोई भी, चाहे ये लिस्टेड हो तो वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मानी जाएगी, सॉरी ये लिस्टेड हो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो क्या वो लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी? आंसर इज यस। ये कहां पर एक्सचेंज में लिस्टेड है? सपोज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। BSE इज डिनोटेड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लिख लेना बच्चों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कह रहे हैं एनी ऑफ इट सिक्योरिटी, एनी ऑफ इट सिक्योरिटी मतलब कोई भी सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी मीन्स ये है चाहे आपके शेयर्स, चाहे आपके डिवेंचर्स, चाहे आपके बॉन्ड्स, चाहे आपके वारंट, चाहे आपके स्क्रिप्ट, कुछ भी आपके कहां पर ट्रेड किए जा रहे हैं, लिस्ट है वहां पर, कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज कौन सी? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे हमारे इंडिया में भी, मेनली दो हम बात समझते हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और कहते हैं सिक्योरिटीज का मीनिंग कहां पर दिया हुआ है? सिक्योरिटीज का मीनिंग सेक्शन 281 में दिया हुआ भाई, कंपनीज एक्ट के, यस वो बता रहा है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी का क्या मीनिंग है। सिक्योरिटी का यही मीनिंग है बच्चों जो मैंने अभी आपको क्लियर किया है कि सिक्योरिटी का मीनिंग ये है स्टॉक, शेयर, वेंचर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट एक्सेट्रा, सारी चीजें इसमें इंक्लूड आपकी होती है। क्लियर? चलिए, कह रहे अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जिसमें लिस्टेड जो नहीं है, सिंपल, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है वो वाली कंपनी कौन सी होती है? वो वाली कंपनी आपकी अनलिस्टेड होती है। मतलब उसकी कोई भी सिक्योरिटीज किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, वहां पर वो ट्रेड नहीं होती है। क्लियर? डन? चलिए, ओके। एक्सेस टू कैपिटल लिस्टेड, जिसका स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी सिक्योरिटी, एनी ऑफ इट सिक्योरिटी, कोई भी, जरूरी नहीं है ये सारी हो, एक भी हो तो भी चलेगा, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहिए बस। लिस्टेड, अनलिस्टेड, जिनमें से एक भी नहीं हो, अनलिस्टेड। क्लियर? चलिए आगे आ जाए बच्चों। गवर्नमेंट कंपनी ये क्या होती है? एज पर सेक्शन 245 गवर्नमेंट कंपनी का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है एनी कंपनी। कौन सी कंपनी? एनी कंपनी, लेकिन किस में? कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कुछ, इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दोनों के द्वारा होल्ड करनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं। क्या कोई भी कंपनी हो जिसमें मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल क्राइटेरिया, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों प्लीज, हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक हेल्ड बाय बोथ। बट वो जो कम्युलेटिव फिगर है, इट मस्ट बी मिनिमम 51%, मिनिमम 51%। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी हमारी?
केंद्र सरकार हमारे मोदी सरकार, क्लियर। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कौन सी हमारी, जो स्टेट वाइज बटा होता है, जैसे महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, ये सारी जो गवर्नमेंट कहलाती है बच्चों, ये आपकी कहलाती है क्या, ये सारी आपकी स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। तो जब शेयर्स जो है इनके पास होल्ड किया हुआ है, शेयर कैपिटल इनके पास होल्ड किया हुआ है, किनके पास, मोदी सरकार के पास, प्लस में सेंट्रल स्टेट सरकार के पास, मतलब मोदी गवर्नमेंट के पास प्लस में स्टेट गवर्नमेंट के पास वो होल्ड किया हुआ है अगर, तो वो कंपनी कौन सी मानी जाएगी, वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। एग्जांपल आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर शेयर्स हैं तो इसका क्या मतलब है, शेयर्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर शेयर्स हैं तो शेयर्स किसके पास है, सिंपली शेयर्स आपके मोदी सरकार के पास है, ऐसे ही समझ रहे होंगे। नहीं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी शेयर हेल्ड किए हुए हैं, लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो जो शेयर्स हैं वो किसके नेम में रजिस्टर्ड होते हैं, आप आंसर मान रहे होंगे मोदी जी के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई शेयर्स हेल्ड किए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ है, तो वो जो शेयर्स हेल्ड किए हुए वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, वो हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट के नाम पर रजिस्टर्ड है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है तो शेयर्स किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो मिस्टर प्रेसिडेंट के नाम पर रजिस्टर्ड है। प्रेसिडेंट हमारे आपको पता ही है मिस्टर रामनाथ कोविंद, क्या उनके नाम पर रजिस्टर्ड है अगर, तो यस, इसको माना जाएगा कि शेयर्स जो है किसी कंपनी के वो किसके नाम पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर है। और स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर है अगर, तो क्या माना जाएगा, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है शेयर्स, नॉट एट द सीएम मिस्टर मनोहर लाल खट्टर या अशोक गहलोत या अपने उद्धव ठाकरे जी, इनके नाम पर नेवर, कभी नहीं। जो स्टेट का गवर्नर होते हैं, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, शेयर्स हमेशा उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हीं के नाम पर वो एंटर किए जाते हैं। कंपनी जो शेयर अलॉट करती है उनके यहां पर अलॉटी का नाम जो लिखा जाएगा, इन केस ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट देन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट विल बी देयर, इन केस शेयर्स आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट द नेम ऑफ गवर्नर विल बी देयर। क्लियर। तो जो हम पढ़ रहे थे वो हम क्या पढ़ रहे थे कि होल्ड किया गया हो किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ने, कितना, एटलीस्ट 51%। अब ये 51% कैसे भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इंडिविजुअली भी हो सकता है, कैसे होता है। सपोज मैं कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किया हुआ है शेयर 52% और स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड किया हुआ है 0%, क्या ये कंपनी आपकी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, आंसर इज यस। मैं पूछता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हुआ है 48%, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया हुआ है 4%, क्या ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, 52% टोटल क्यूमुलेटिव, आंसर इज यस। मैं पूछता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हुआ है 49%, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया हुआ है 1%, टोटल 50%, क्या ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, आंसर इज नो। एटलीस्ट 51% का क्राइटेरिया मस्ट बी देयर। अब ये 49 है, मैं कह रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 2%, तो टोटल क्राइटेरिया कितना होगा, 49 + 2 51% हो गया। देन यस, देन इट विल बी टर्म्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर। गवर्नमेंट कंपनी के देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल। कौन कौन से हैं, सेल, बेल, गेल, भारत पेट्रोलियम, लिख लेना बच्चों, नोट कर लेना कौन कौन से हैं। मैं आपको नोट करवा देता हूं ताकि बाद में कोई समस्या आप लोगों को नहीं रही। नंबर 1 लिखिए, भारत पेट्रोलियम बीपी कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीपी मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत
पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिससे आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करेंगे? सेल, भेल, गेल, सेल, गेल, घेल, ये कंपनीज आपकी कौन सी कंपनी मानी जाती है? गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। चलिए अब पढ़ते हैं क्या कर रहा है सेक्शन। अरे, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सीजी, लेकिन शेयर्स किसके नाम पर होंगे? 100% मिस्टर प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। बाय स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, एक स्टेट गवर्नमेंट या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर होल्ड किया हुआ है, तो वो कौन से शेयर्स माने जाएंगे? 100% वो माने जाएंगे आपके गवर्नर जी ने होल्ड किए हुए हैं। पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, यस, वो क्या माने जाएंगे? आपके 100% इकट्ठा। कम्युलेटिव हम देखेंगे, चेक करेंगे कम्युलेटिवली, फाइनली देन डिसाइड कि स्मॉल ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है। एंड द सेक्शन, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एंड द सेक्शन इंक्लूड्स ए कंपनी विच इज ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी भी है, सब्सिडरी भी हम डन इन लास्ट क्लास, तो वो कंपनी भी क्या मानी जाएगी? 100% वो भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी। 100% वो कंपनी भी आपकी क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। चलिए डन। कुछ नोट करना है तो कर लीजिए। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईयूसीएल, ओएनजीसी, भेल, सेल, गेल, सब नोट कर लीजिए, नो इश्यू। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं अपना। दैट इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब सेक्शन 242। फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? फॉरेन कंपनी कहते हैं वो कंपनी होती है जो कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड है? आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर वो कंपनी रजिस्टर्ड है। पहली कंडीशन। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ही वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी, अदरवाइज वो फॉरेन कंपनी नहीं मानी जाएगी। ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 कंडीशन, जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है कहां? आउटसाइड इंडिया। क्लियर? प्लस एंड हैविंग ए बिजनेस प्लेस इन इंडिया, बिजनेस प्लेस इंडिया में हो और रजिस्टर्ड हो आउटसाइड इंडिया। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन वायलेट हो रही हो तो वो आपकी फॉरेन कंपनी नहीं मानी जाएगी। चलिए एक बार रीड करते हैं, फिर एग्जांपल पर चलते हैं। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर। अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो देन इट विल बी टर्म्ड एज इंडियन कंपनी, नॉट ए फॉरेन कंपनी। विच, इंडिया में रजिस्टर्ड है, जिसके पास है क्या? बिजनेस प्लेस इन इंडिया। बिजनेस प्लेस मतलब बीपी, बीपी बढ़ा हुआ है इसका। बिजनेस प्लेस इंडिया में है किसी भी तरीके से, थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कैसे भी हो सकता है, अभी चर्चा करते हैं। एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एनी अदर मैनर, अपनी किसी भी मैनर में एक्टिविटी को इंडिया में अपने रन कर रही है, देन इट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी। चलिए एग्जांपल लिख लीजिए, समझा देता हूं। चलिए, जो आपने बहुत सारी कंपनी का, फॉरेन कंपनी का नाम सुना, कोई कंपनी का नाम आपके दिमाग में आ रहा है क्या?
क्या आप मुझे क्लियर कर सकते हैं? कोई भी कंपनी का नाम आपके माइंड में आ रहा हो तो? नो? चलिए मैं बात कर लेता हूं। क्या कहते हैं, कोई कंपनी लिस्टेड है कहां पर? आउटसाइड इंडिया। रजिस्टर्ड होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया। एंड मतलब प्लस, ये काम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपना कोई बिजनेस प्लेस कहां पर होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। क्लियर? चलिए छोटी सी बात आपसे पूछता हूं। एक हमारी कंपनी है जिसकी बहुत सारी गाड़ीज आती हैं, BMW, नाम भी सुनो, ठीक है? BMW, आपको क्या इसके बारे में पता है? क्या ये कंपनी इंडिया की कंपनी है कि बाहर की कंपनी है? अपने को इतना तो पता ही है ये बाहर की कंपनी है, लेकिन अपने इंडियन एक्ट में, अपने कंपनीज एक्ट में इस कंपनी को क्या बोला जाएगा? क्या ये कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है? 100% रजिस्टर्ड है, ठीक है? प्लस में क्या इस कंपनी की कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में होती है? मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबलिंग होती है, या कोई सेल्स यूनिट है? वट एवर द मैनर इज देयर, कोई भी मैनर से हो, नो इश्यू। होती है? आंसर इज यस, होती है। अगर होती है तो ये कौन सी कंपनी मानी जाएगी? 100% फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। और आ जाते हैं सोनी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की कंपनी डेल, इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, कह रही है वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया। क्या डेल रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया? आंसर इज यस। क्या बिजनेस प्लेस है इंडिया में? यस। सेल्स ऑफिस है इंडिया में। कस्टमर केयर भी हो तो भी क्या वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी? कह रहे किसी भी मैनर में कुछ भी इंडिया से चलता हो, इंडिया से किसी भी मैनर में कुछ भी चलता हो तो वो क्या मानी जाएगी? वो 100% आपकी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। कुछ भी तरीके से, किसी भी बात से कुछ भी होता हो, नो इश्यू। स्पेसिफाई नहीं किया कि यही काम होना चाहिए, वही काम होना चाहिए। इन्होंने बोल दिया कोई भी बिजनेस प्लेस हो, चाहे फिजिकली मैनर में हो, चाहे किसी और मैनर में हो, इलेक्ट्रॉनिकली मैनर में हो, मतलब कॉल सेंटर, हेलो हाउ मे आई हेल्प यू, ऐसा होता है। आप कॉल करते हैं किसी कस्टमर केयर पे, यस। अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर वो उनका कॉल सेंटर इंडिया में है और वो कंपनी कहां है? बाहर की है, तो यस, देन इट विल बी टर्म्ड एज फॉरेन कंपनी। क्लियर? चलिए अब इतना पढ़िए बच्चों, रीड कीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।